हेलो फ्रेंड्स, जय भारत, जय हिंदुस्तान। आई एम मयंक राजेश एंड यू आर वाचिंग इन्फो एंड स्टडी। फ्रेंड्स, वी आर इनटू द एडमिन पोर्शन ऑफ मौर्यन अंपायर। हम लोग मौर्य साम्राज्य के प्रशासन वाले भाग को देख रहे हैं और आज हमारा जो वीडियो होगा वो मौर्य साम्राज्य का जो प्रशासन है उसमें रेवेन्यू प्रशासन यानी राजस्व प्रशासन को हम लोग देखने वाले हैं। राजस्व का मतलब टैक्सेशन, ठीक है, उसे हम देखेंगे। ठीक है, राजस्व प्रशासन को जिसे केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत रखा जाता था। हम केंद्रीय प्रशासन पे अभी चर्चा कर रहे हैं। जहां तक ओवरऑल मौर्य साम्राज्य की बात है तो हमें ये सारे पॉइंट्स देखने हैं। ठीक है, आज का वीडियो हमारा रेवेन्यू प्रशासन पे है, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन पे है। तो सोर्सेज हमने देखा था जिसमें हमने लिटरेरी सोर्सेज में हमने मेगास्थनीज के इंडिका को देखा था, कौटिल्य के अर्थशास्त्र को देखा था और बताया भी था कि मैक्सिमम जानकारियां मौर्य साम्राज्य के बारे में इन दोनों किताबों से मिलती है। उसके अलावा बहुत सारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जैन टेक्स्ट, पुराण, आपको साउथ इंडिया के कुछ टेक्स्ट हैं उससे भी जानकारी मिलती है। साथ ही आपको अशोक के इंस्क्रिप्शंस हैं, एडिक्ट्स हैं, अभिलेख हैं जिसको कहते हैं, चाहे वो शिलालेख हो, रॉक एडिक्ट्स, पिलर एडिक्ट्स यानी कि स्तंभ लेख और केव एडिक्ट से भी बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। ठीक है, तो ये आपको लिटरेरी सोर्सेज में आपको किताबें हो गई, कुछ टेक्स्ट हो गए, जैन टेक्स्ट, बौद्ध टेक्स्ट, और आपको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आ गए कौन से, आपको इंस्क्रिप्शंस, अशोक के इंस्क्रिप्शंस। तो वो सब हमने देख लिया था, यहाँ पर पूरा बहुत डिटेल में देखा है। ठीक है, उसके बाद पॉलिटी पोर्शन में हमने स्टडी किया था मौर्य साम्राज्य के फाउंडर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, हाँ, उसके बाद उनके बेटे बिंदुसार के बारे में और फिर बिंदुसार के बेटे अशोका द ग्रेट के बारे में हमने पूरा खत्म कर लिया था। उसके बाद हम एडमिन यानी प्रशासन वाले भाग में आ गए थे और प्रशासन के बाद हम देखेंगे इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था को। उसके बाद समाज, इसी में हम कल्चर, धर्म, जो भी चीज होगी समाज से रिलेटेड, सोसाइटी से रिलेटेड, वो हम देखेंगे। ठीक है, जाति व्यवस्था को देखेंगे, दास प्रथा को देखेंगे, यहीं पे देख लेंगे हम। ठीक है, और डाउनफॉल, ठीक है, डाउनफॉल यानी कि पतन। ठीक है, इसी में हम देखिए आगे जो एडमिन की हम बात कर रहे हैं तो देखिए एडमिन में सोर्सेज बस यही होगा। हाँ, उसमें मैंने एक रुद्रदामन का भी जोड़ा हुआ है, तो ये सोर्सेज यही है, मेगास्थनीज की इंडिका, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, अशोकन एडिक्ट्स मैंने अभी चर्चा कर दी। हाँ, ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज यानी पुरातात्विक स्रोतों में है, अशोक के जो अभिलेख हैं जैसे शिलालेख, ठीक है, स्तंभ लेख या फिर गुहा या गुफा लेख, ठीक है, वो हमने बता दिया था। रुद्रदामन का इंस्क्रिप्शन जूनागढ़ में आपको मिला है, इससे भी बहुत सारी जानकारी मिलती है यहाँ सौराष्ट्र में। ठीक है, तो ये सोर्सेज थे, बिल्कुल ये जो मैंने बताया यहाँ हम ये सब चीजें पढ़ चुके हैं डिटेल में। ये अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ भी हमें सोर्सेज देखना है, स्ट्रक्चर को देखना है यानी संरचना को देखना है, फीचर्स को देखना है, विशेषताओं को देखना है, नेचर और प्रकृति को देखना है और सिग्निफिकेंस यानी कि महत्व को देखना है। तो सोर्सेज तो हम ऑलरेडी जो है ना ये देख चुके हैं। हाँ, यहीं पर इसी वाले सेगमेंट में हम सोर्सेज देख चुके हैं, अलग से देखने की जरूरत नहीं है। जहां तक संरचना की बात है तो संरचना में देखिए मैं आपको बताऊं, केंद्रीय प्रशासन है, उसके बाद केंद्र के अंदर बहुत सारे प्रांत होंगे, प्रोविंसेस होंगे, केंद्र यानी कि सेंटर, उसके बाद यानी कि राष्ट्रीय लेवल पे एक सरकार होगी और उसके बाद प्रांत बटे होंगे जिलों में और सबसे छोटी इकाई जो है प्रशासन की वो होगी ग्राम, जिसका मुखिया ग्रामी क्या ग्रामीण होता था। प्रांत को चक्र भी कहते थे। ठीक है, चक्र आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये एक स्ट्रक्चर है, देखिए ये हम केंद्रीय प्रशासन की बात कर रहे हैं तो ये स्ट्रक्चर जो है मैंने आपको एक चीज बताया था कि ये फीचर, नेचर और सिग्निफिकेंस, 3 पॉइंट जो यहां पर मैंने लिखे हुए हैं, इसमें आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जब पूरी संरचना को समझ लेंगे तो फीचर भी यहीं से आएगा, इसे हमें डिस्कस नहीं करना है ज्यादा, वो मैं जुबानी बता दूंगा, 1-2 लाइन लिखवा दूंगा, आपका हो जाएगा। नेचर भी यहीं से आना है और सिग्निफिकेंस भी यहीं से आना है, तो आपको केवल यहां पे प्रशासन को समझना है। ठीक है, यहां तो मैं समझा दूंगा, आप लिख भी लेंगे। फीचर, ये सारे फीचर ही है, जो हम इसको एक्सपेंड करके पढ़ रहे हैं वो फीचर ही है, विशेषता ही है, उसको बस आपको समराइज करके यहां लिखना होगा। लेकिन सिर्फ मैंने इसलिए लिख दिया कि सवाल इस तरह से भी आ सकता है कई बार फीचर के बारे में अगर लिखना हो तो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव की बात हो तो ऑब्जेक्टिव की बात तो हम कर ही रहे हैं, साथ साथ अगर लिखना हो किसी एग्जाम में तो फीचर भी यहीं से निकल के आएगा, नेचर, प्रकृति और सिग्निफिकेंस भी यहीं से निकल के आएगा। तो आपको बेसिकली ये समझना है पूरा स्ट्रक्चर को, संरचना को। और संरचना मैंने कहा कि टॉप लेवल पे क्या है,
केंद्र है, सेंटर है, एंड सेंटर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस, ठीक है, प्रांतों में विभाजित कर दिया गया है, जिसे चक्र भी कहा जाता था, ठीक है, एंड प्रोविंसेस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट, जिलों में डिवाइड किया गया, और सबसे छोटी इकाई द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इज ग्राम, ठीक है। इसके ऊपर भी बहुत सारे हैं, ग्राम के ऊपर संग्रहण है, खारोटिक है, उसमें गांवों का है कि इतने गांवों के समूह को, जैसे संग्रहण 10 गांवों के समूह को कहते हैं, ठीक है। आपको इसी तरह से 800 गांव के समूह को क्या कहते हैं, 400 गांव के समूह को क्या कहते हैं, वो एग्जाम में आता है मिलाने के लिए, मैं बताऊंगा बाद में, लास्ट में लिखवा दूंगा सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो मिलाने के लिए आता है, सम्मिलित करने के लिए वो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो हम केंद्रीय प्रशासन में पहले केंद्रीय प्रशासन को देख रहे हैं, उसके बाद प्रोविंसेस को, थोड़ा जिला को और थोड़ा ग्राम को समझ लेंगे। इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगने वाला है, ये सब एक ही वीडियो में हो जाना है, ठीक है। जो भी हमें पढ़ना था इसको बहुत डिटेल में पढ़ना है, थोड़ी बहुत जानकारी इसमें होगी, तो पहले केंद्र को खत्म करने के बाद हम यहाँ पहुंचेंगे, बार बार मैं बताते रहता हूं। जहां तक केंद्रीय प्रशासन की बात है, तो केंद्रीय प्रशासन में हमने एम्पेरर को देखा। एम्पेरर इज द सुप्रीम बॉस ऑफ द ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, यही सुप्रीम बॉस है, इसके ऊपर कोई नहीं है, ठीक है। एम्पेरर के नीचे 4-5 लोगों का एक समूह है, इंक्लूडिंग द एम्पेरर। हाँ, एम्पेरर यानी राजा को मिला के 4-5 लोगों का समूह है, ठीक है, जिसे मंत्रिना कहा जाता है, आज के आधुनिक कैबिनेट की तरह। जैसे मैं हमेशा बताते रहता हूं कि आधुनिक कैबिनेट क्या है, जैसे अगर प्रधानमंत्री की आज की अगर कहते हैं ना कि कैबिनेट मिनिस्टर है, होम मिनिस्ट्री हो गया, रेलवे मिनिस्ट्री हो गया, बड़े पोर्टफोलियो जो हो गए, होम मिनिस्ट्री, फॉरेन अफेयर्स, ठीक है, रेलवे मिनिस्ट्री, ये सब जो है बड़े पोर्टफोलियो है, डिफेंस, ये बड़े पोर्टफोलियो हैं, तो ये कैबिनेट मिनिस्टर्स कहे जाते हैं। तो इसी तरह से मंत्रिना एक जस्ट लाइक ए मॉडर्न कैबिनेट, ठीक है, इसमें राजा को इंक्लूड करके 4 या 5 लोग होते थे, या अगर हम राजा को हटा दे तो 3 से 4 लोग, बेसिकली राजा तो है ही सुप्रीम, ठीक है। तो मंत्रिना में राजा को हटा दे तो 3 से 4 लोग होते थे, जिसमें समाहर्ता, संविधाता जो कि कस्टोडियन था स्टेट ट्रेजरी का, हाँ, प्राइम मिनिस्टर या उनको पृष्ठ कहें, ठीक है, वो थे मंत्रिना में, हाँ, सेनानी, सुप्रीम बॉस ऑफ द आर्मी, डिफेंस आप कह लीजिए, सुप्रीम बॉस ऑफ द डिफेंस, हाँ, आफ्टर द एम्पेरर। एम्पेरर तो हर चीज का, मैंने पहले भी बताया, एम्पेरर is the supreme boss of judiciary, emperor is the supreme boss of executive, emperor is the supreme boss of legislative, यानी कि ये सबसे बड़ा या सबसे शक्तिशाली वो व्यक्ति है राजा, हाँ, जो कि सबका बॉस है, हाँ, कार्यपालिका का भी बॉस है, ठीक है, न्यायपालिका का भी बॉस है, विधायिका का भी बॉस है, ठीक है, डिफेंस सिस्टम का भी, यानी कि आप कहें आर्मी का, सेना का भी बॉस है, और उसके नीचे सेनानी होता था, जो कि मंत्रिना का एक पार्ट है। और मंत्रिना क्या थी, मंत्रिना जो थी ये दिस इज अ एडवाइजरी बॉडी टू द एम्पेयर, राजा के लिए सलाह, राजा को सलाह देती थी ये, हाँ, रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट मैटर्स, हाँ, महत्वपूर्ण मसलों पे, महत्वपूर्ण बातों पे ये सलाह देती थी मंत्रिना राजा को। उसके नीचे मंत्री परिषद, जिसे हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते थे, इसमें 18 तीर्थों की चर्चा की गई है, महामात्र बड़े रैंक के मंत्री थे, ठीक है, हाँ, हायर रैंक मिनिस्टर्स थे, जिनको कि महामात्य कहा गया है, और 18 तीर्थों की चर्चा की गई है, तीर्थ की बात की गई है, यही इसमें जो मंत्री हैं जिनके अलग अलग विभाग हैं, तो 18 तीर्थों की चर्चा की गई है, ये हमने बता दिया था। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इसको हिंदी में कहेंगे, ये मंत्रिगण के बाद है। उसके बाद एक ब्यूरोक्रेसी यानी कि नौकरशाही है, जिसमें मैंने बताया था कि 27 या 26 कहें या 27, 26 और 27, इसमें कौन है भाई, सुपरिटेंडेंट्स हैं, अध्यक्ष हैं, इसको भी हमने डिटेल में देखा था, अध्यक्ष हैं। एनसीईआरटी में 27 अध्यक्ष लिखता है, बहुत सारी किताबों में 26 अध्यक्ष लिखता है, सुपरिटेंडेंट्स उनको इंग्लिश में कहते थे। तो कई बार देखिए ब्यूरोक्रेसी में इनको खाली अध्यक्षों को रख लिया जाता है, सुपरिटेंडेंट्स को, और कई बार कई किताबों में आपको मंत्री परिषद और ब्यूरोक्रेसी दोनों को मिला के लिखा गया कि दोनों ब्यूरोक्रेसी के तहत थे, उससे कोई खास अंतर नहीं पड़ता, आपको एडमिनिस्ट्रेशन को समझना है, ठीक है। उसके बाद जो अदर एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को हमने देख लिया था, हाँ, सैन्य प्रशासन को, डिफेंस वाले को देख लिया था, ठीक है, ये हमने देख लिया था। तो आज हम पहुंचे हैं रेवेन्यू वाले मैटर पे, रेवेन्यू प्रशासन को आज हम देखेंगे। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि यहां मैं इकोनॉमी की बात कर रहा था, हाँ, और फिर यहां भी रेवेन्यू की बात है। देखिए, रेवेन्यू इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी थोड़ा वास्ट एरिया है,
हालांकि ज्यादा सवाल आपको एडमिन यहां से इन 3 पोर्शन से आते हैं, फिर भी आपको इकोनॉमी समझना है, समाज को भी समझना है, डाउनफॉल को भी समझना है, सबको समझना है, सारे पोर्शन को देखना है। तो इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी का एक सेगमेंट है रेवेन्यू, टैक्सेशन। ये टैक्सेशन, रेवेन्यू क्या है? टैक्सेशन है। अब बाकी इकोनॉमी में और चीजें आएंगी। इकोनॉमी में आप चाहे तो ट्रेड एंड कॉमर्स को भी जोड़ दें, ठीक है, एग्रीकल्चर भी आएगा, बहुत सारी चीजें आएंगी, सिंचाई की व्यवस्था कैसी थी, हाँ, कौन कौन सा से चीजों का व्यापार होता था, कौन कौन से प्रोडक्ट्स आते थे, हाँ, तो वो सब चीजें आप इकोनॉमी के अंदर में आप रखोगे, ठीक है। तो इकोनॉमी के बारे में हमें लैंड किस किस तरह का था, ठीक है, तो वो सब हम इकोनॉमी के तहत देखेंगे। ये कुछ मतलब एक्स्ट्रा जानकारी होगी रेवेन्यू के अलावा यहां पर इकोनॉमी में। तो इसलिए जब आपको इकोनॉमी खाली रेवेन्यू लिखने की बात आएगी तो खाली आप टैक्सेशन के बारे में लिखेंगे, ठीक है, खाली टैक्सेशन के बारे में होगा। लेकिन जब इकोनॉमी की बात आएगी, अर्थव्यवस्था की बात आएगी, तो टैक्सेशन तो लिखना ही है, इसके अलावा अदर मैटर्स, यानी कि इकोनॉमी में टैक्सेशन, रेवेन्यू, इकोनॉमी में क्या आ जाएगा, देखिए इकोनॉमी में आपको रेवेन्यू, वो हम आगे तो देखेंगे ही, रेवेन्यू प्लस ऐसे आप करेंगे अदर्स, जो चीजें होंगी, अदर सेगमेंट ऑफ इकोनॉमी प्लस रेवेन्यू, ठीक है ना। तो रेवेन्यू जो है एक, यानी कि राजस्व, रेवेन्यू को हिंदी में कहेंगे राजस्व। तो ये अदर जो है, ये अदर मिलके पूरा इकोनॉमी, अदर और रेवेन्यू मिलके ये पूरा इकोनॉमी होगा। तो अदर पार्ट को हम बाद में देखने वाले हैं, ठीक है। आज की जहां तक बात है, हम रेवेन्यू को देखने वाले हैं, और उसमें एक व्यक्ति है, हम जब पढ़ रहे थे क्या, ब्यूरोक्रेसी को देख रहे थे, जहां पर सुपरिटेंडेंट्स की बात हो रही थी, तो हमने समाहर्ता की बात की थी। एंड हु इज समाहर्ता? ही इज द मैन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिक्सेशन ऑफ टैक्सेस एंड द कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। यानी यही वो व्यक्ति है, यही वो सुपरिटेंडेंट है, या यही वो अध्यक्ष है, वन ऑफ द सुपरिटेंडेंट आउट ऑफ 27, और यू मे से 26। यही वो सुपरिटेंडेंट है या अध्यक्ष है जो कि राजस्व से संबंधित हर मैटर को देखेगा, चाहे वो राजस्व का निर्धारण हो या राजस्व की वसूली हो। तो समाहर्ता बड़ा इंपॉर्टेंट सुपरिटेंडेंट था उस समय, ये मैंने ब्यूरोक्रेसी के तहत कराया था आपको। और ये बेसिकली यही बजट बनाता था, वार्षिक बजट, एनुअल बजट यही बनाता था, समाहर्ता। तो ये हमने यहां पर देख लिया कि जो रेवेन्यू के लिए जिम्मेदार जो अधिकारी होगा, या आप कह सकते हैं कि जो अध्यक्ष होगा, सुपरिटेंडेंट होगा, वो समाहर्ता होगा। समाहर्ता के बारे में इस पोर्शन में मैंने लिखवा भी दिया है, ठीक है। यही लिखवाया है कि आपको कर निर्धारण और कर वसूली से रिलेटेड जो भी मैटर होगा उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होगा, यही सुप्रीम बॉस होगा, ठीक है। और उसके अलावा एनुअल बजट भी ये बनाएगा, ये सब मैंने लिखवा दिया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समाहर्ता, ऑब्जेक्टिव में खूब पूछता है, ठीक है। अब जो रेवेन्यू है, क्यों जरूरत पड़ती है रेवेन्यू की? देखिए मैंने बताया कि मौर्य साम्राज्य को अगर आप देखेंगे तो मौर्य साम्राज्य कितना वास्ट था। हाँ, हम कहते हैं कि आज तक इतना बड़ा, इसके पहले और इसके बाद में कोई साम्राज्य इतना बड़ा नहीं था, किसी के पास इतना ज्यादा एरिया नहीं था, टेरिटरी नहीं था। मैंने ये बताया था कि देखिए पूरा, हाँ, अगर ये अफगानिस्तान का एरिया ले लीजिए, ये पाकिस्तान का, आज का पाकिस्तान, उस समय तो ये पाकिस्तान भारत का ही क्षेत्र था, भारत का ही पार्ट था। और ये पूरा देखिए, ये पूरा जो है, यहां तक कि कहा जाता है कि सेंट्रल एशिया में भी कुछ घुस गया था, ठीक है। इधर आप देख लीजिए पूरा मौर्य साम्राज्य का पार्ट है, मुगल भी इतने बड़े नहीं थे। और देखिए कि इसीलिए इसका जो नॉर्थ वेस्ट जो लिमिट है, जो सीमा है, उत्तर पश्चिमी सीमा हिंदू कुश तय किया गया कि मौर्य साम्राज्य का उत्तर पश्चिमी सीमा जो है हिंदू कुश था। उसके बाद आप देखिए इधर कश्मीर में भी था, हाँ, इधर आपको पश्चिम में सौराष्ट्र, रुद्रदामन का अभिलेख आपको सौराष्ट्र में है, जूनागढ़, हाँ, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो है ये सौराष्ट्र में है। तो देखिए पश्चिमी इसकी सीमा जो हो जाती है, वेस्टर्न लिमिट जो, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है ये सौराष्ट्र यानी गुजरात में। इधर देखेंगे तो आपको बांग्लादेश तक था, बोगरा डिस्ट्रिक्ट में, हाँ, महास्थान इंस्क्रिप्शन मिला है बांग्लादेश के, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय का, ठीक है। तो ये आप देखिए उड़ीसा तो जीता ही था अशोक कलिंग। तो ये सारा आप इधर देखें तो यहाँ पर
आपको पूरा आपको ईस्ट में किया, लेकिन ईस्ट में एक्सट्रीम ईस्ट नहीं है, और साउथ में आज का जो केरल ओरल का क्षेत्र है वो नहीं था। ये देखिए उस समय कहा जाता था इसको, ये वाला पोर्शन जो है जिस आज के से चेर था, उस समय चेर कहा जाता था केरल को, चेर, चोल और इधर पांडे, ये क्षेत्र नहीं था बस। यानी एक्सट्रीम साउथ और एक्सट्रीम ईस्ट छोड़ के ये बहुत बड़ा सारा पोर्शन जो था ये मौर्यन डायनेस्टी के, आपको मौर्यन डायनेस्टी में ये आता था, मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था ये। ठीक है, अब देखिए इतना बड़ा साम्राज्य है, हाँ, और इतना बड़ा साम्राज्य है। आप देखिए इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होगी। ठीक है, आप देखिए ये देखिए ये सारा तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन ही है, फिर यहाँ प्रोविंसेस लेवल पे आएगा, जिला लेवल पे आएगा, गांव, सबको पैसा देना होगा ना, सबको सैलरी देनी होगी, चाहे गुप्तचर हो, देखिए एस्पियोनेज सिस्टम है, जजेज होंगे, यहाँ पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे, सैनिक होंगे, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में लोग, ब्यूरोक्रेसी है, यहाँ मंत्री परिषद है, तीर्थ है, मंत्री ना, सबको तो पैसे देने हैं, सबको पैसे देने हैं। तो इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए अगर पैसे की जरूरत है तो एक स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू सिस्टम या रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का होना बहुत जरूरी था। इसीलिए हम इस रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ रहे हैं, क्योंकि पहली बार यहां पर मौर्य अंपायर के समय आपको जो देखा गया कि मौर्य अंपायर ने पहली बार एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेशन किया है, और चूंकि जबरदस्त इनका प्रशासनिक ढांचा था तो उसके लिए, उसको चलाने के लिए पैसे की जरूरत थी। प्रशासन तो था ही, साथ ही वेलफेयर का भी काम करना है, हॉस्पिटल बनवाने हैं, सड़कें बनवानी है, तमाम तरह के आपको वेलफेयर के वर्क हैं जो कि करने हैं एम्पायर को। तो कहां से आएगा पैसा? पैसा अगर स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू सिस्टम नहीं होगा तो पैसा नहीं आएगा। तो इसी को हम देखने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं और हम एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को, कि कैसे कैसे इसमें क्या था। ठीक है, कहां कहां हमें क्या पढ़ना है वो हम आगे देखते हैं। सो लेट्स मूव ऑन, और अब हम समझते हैं रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को, यानी कि राजस्व प्रशासन को, जो कि केंद्रीय प्रशासन के तहत आता था। तो मौर्य साम्राज्य का, ये मौर्यन एम्पायर, मौर्य साम्राज्य के रेवेन्यू की अगर हम बात करें, ठीक है, देखिए सबसे पहले हमें समझना है रेवेन्यू का मतलब राजस्व। ठीक है, राजस्व टैक्स है एक तरह का, इसमें लैंड रेवेन्यू होगा, बहुत सारी चीजें होगी। ठीक है, तो देखिए मौर्यन अंपायर के साथ क्यों इसे एक स्ट्रॉन्ग टैक्सेशन की जरूरत पड़ेगी, रेवेन्यू सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। तो बहुत स्ट्रॉन्ग इसका होना चाहिए क्या, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए इसके पास एक तो मैंने बता दिया कि वास्ट टेरिटरी है, विशाल भूभाग है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। ठीक है, दूसरी बात हम करें तो मौर्यंस के पास क्या है, अगर हम देखें तो मौर्यंस के पास अगर विशाल क्षेत्र है तो इसको संभालने के लिए, इस विशाल क्षेत्र की सुरक्षा के लिए, उसको बचाए रखने के लिए, तमाम चीजों के लिए सेना की तो जरूरत होगी। ठीक है, तो इसको आर्मी की जरूरत पड़ेगी या स्ट्रॉन्ग डिफेंस, यानी कि सेना की यहां पे जरूरत पड़ेगी, विशाल सेना की जरूरत पड़ेगी। एक तो सेना होगी। तीसरी बात अगर हम देखें तो विशाल सेना है, और आप देखिए कि इसके पास बहुत ही विशाल नौकरशाही है, ब्यूरोक्रेसी, विशाल नौकरशाही। हम कहें कि विशाल नौकरशाही का मतलब इसी में आपको तीर्थ हो गए, मैंने बताया था ना, तीर्थ है, सुपरिटेंडेंट है, 18 तीर्थों की बात की गई है। आपको 27 सुपरिटेंडेंट की बात की गई है, एनसीईआरटी में 27 हैं, अन्य किताबों में 26 सुपरिटेंडेंट यानी अध्यक्षों की बात की गई। तो विशाल नौकरशाही है। इसके अलावा भी है, इस नौकरशाही के अलावा भी है बहुत ही आपको विस्तृत प्रशासनिक ढांचा, इसके अलावा भी विस्तृत, एक देखिएगा, विस्तृत प्रशासनिक
ढांचा है, ठीक है, विस्तृत प्रशासनिक ढांचा है, ठीक है। इसके अलावा अगर देखिए इनको क्या करना है, वेलफेयर का काम भी करना है, यानी जन कल्याण, अस्पताल बनवाने होंगे, हाँ अस्पताल बनवाने होंगे, सड़कें बनवानी होंगी, ठीक है, बहुत सारे लोगों के रहने की व्यवस्था करनी होगी, हाँ जो गरीब तबके के लोग होंगे, बहुत सारे जन कल्याणकारी काम होते हैं, बहुत सारे उस समय क्या क्या थे, हाँ जन कल्याणकारी काम, आपको गार्डन लगवाने होंगे, फूल लगवाने होंगे, पेड़ पौधे लगवाने होंगे, सब होता था उस समय भी, ठीक है ना। तो आपको सिंचाई के लिए जलाशय बनाने होंगे, पॉन्ड्स बनाने होंगे, सिंचाई की व्यवस्था करानी होगी, सब जन कल्याण के काम है, ठीक है ना। तो अगर हम देखें तो वेलफेयर भी करना है, ठीक है। तो सबके लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। हाँ, मौर्यन अंपायर के पास वास्ट टेरिटरी है, इसके पास स्ट्रॉन्ग, अगर वास्ट टेरिटरी है तो इसको क्या जरूरत पड़ेगी, स्ट्रॉन्ग डिफेंस की जरूरत पड़ेगी, इसकी सेना भी बहुत विशाल होगी। आप इसको विशाल सेना ही लिख ले हिंदी में, इसको विशाल सेना की जरूरत पड़ेगी। हाँ, अगर वास्ट टेरिटरी है तो ये विशाल सेना, ठीक है। हिंदी में ही लिखे, आप अंग्रेजी में तो लिख ही लेंगे, हाँ अंग्रेजी वाले तो अंग्रेजी में लिख ही लेंगे, विशाल सेना। हाँ, मतलब बहुत बड़ी सेना चाहिए, उतने बड़े टेरिटरी को संभालने के लिए विशाल नौकरशाही चाहिए, मतलब यहाँ तीर्थ होंगे, हाँ आप देखिए ना, सेंट्रल लेवल पे ऑफिशियल होंगे, हाँ प्रोविंशियल लेवल पे ऑफिशियल्स होंगे, हाँ उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होंगे, ग्राम लेवल पे होंगे, विलेज लेवल पे होंगे, गांव के स्तर पे होंगे। तो तमाम आपको देखिए विस्तृत प्रशासनिक ढांचा चाहिए, वास्ट एरिया है तो पैसा चाहिए सबके लिए, और वेलफेयर भी करना है, जन कल्याण के काम करने हैं, हॉस्पिटल बनवाने हैं, चिकित्सालय मतलब चिकित्सालय बनवाने हैं, सराय बनवाने हैं, हाँ गरीबों के लिए कुछ काम करना है, सब जन कल्याण के काम में आएगा, ठीक है। तो जन कल्याणकारी बहुत सारे काम हैं, तो आप देखेंगे वेलफेयर का काम भी करना है, तो इसलिए इसको एक यही चीज जो है, इसको मौर्यन अंपायर में तो ये चीजें जो है ना, इसको जरूरत पड़ेगी एक स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू सिस्टम की। और आप जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य जो है, मौर्य साम्राज्य ये अपने आप में मैंने बताया है कि पहली बार, ठीक है ना, प्रथम केंद्रीकृत हाँ शासन का प्रतिनिधित्व करती है। हाँ, मौर्य डायनेस्टी जो है फर्स्ट सेंट्रलाइज्ड, ठीक है, फर्स्ट सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब एरिया भी वास्ट है, और आपको केंद्र से भी देखा जा रहा है, हाँ प्रोविंसेस में भी बांटा गया है। ये सेंट्रलाइज्ड का एक सेंटर है, पूरे साम्राज्य का एक सेंटर है, और वो सेंटर कौन है, एम्पेरर है, राजा है। उसके बाद आप स्मॉलर यूनिट्स में बांट दें। तो पहली बार यहां पर चूंकि फर्स्ट टाइम आप देखें एम्पायर साम्राज्य की अवधारणा यहां पे आती है, तो फर्स्ट सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन की भी अवधारणा यहां पे आती है पहली बार, ठीक है। और इतने विशाल एरिया को अगर संभालना है तो एक क्या चाहिए, ये रेवेन्यू सिस्टम क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग, हाँ स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू सिस्टम इसको चाहिए, ठीक है। तो रेवेन्यू, स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी, ये हमने ये रीजन बता दिया। मौर्यन अंपायर में के पास वास्ट टेरिटरी है, हाँ विशाल क्षेत्र है, विशाल सेना है, विशाल नौकरशाही है, विस्तृत प्रशासनिक ढांचा है, और जन कल्याणकारी काम भी करने हैं। और मौर्य साम्राज्य देखिए फर्स्ट रिप्रेजेंटेड फर्स्ट सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, प्रथम हाँ केंद्रीकृत प्रशासन का प्रतिनिधित्व भी करती है मौर्यन प्रतिनिधित्व भी करता है मौर्य साम्राज्य। तो यहां पर देखिए इतने काम करने हैं, तो स्ट्रॉन्ग आपको चाहिए रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। ये आपको तो एक रीजन हो गया क्यों इतना स्ट्रॉन्ग आपको चाहिए रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। अब कौटिल्य ने कुछ बताया है, कौटिल्य के अनुसार 7 तरह के कुछ, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 7 तरह के टैक्सेस की चर्चा की गई है। उन 7 तरह के टैक्सेस को हम देखते हैं। ये तो एक इंट्रो टाइप था, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है ना, यहां पे आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं
देखिए कौटिल्य ने रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कुछ जानकारी दी है। एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में उसको कहेंगे कि भाई कौटिल्य ने 7 प्रकार के टैक्सेस की बात की है, मतलब राजस्व की बात की है अपने अर्थशास्त्र में। ठीक है, कौटिल्य अर्थशास्त्र में देखिए हम क्या देख रहे हैं, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को देख रहे हैं। तो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में कौटिल्य ने अर्थशास्त्र, इंग्लिश में भी ऐसे ही लिखेंगे अर्थशास्त्र, हाँ किसका लिखा हुआ है, कौटिल्य का, कौटिल्य का। ठीक है, इसमें 7 टाइप्स ऑफ टैक्सेस की बात की है किसने, कौटिल्य ने। 7 तरह के करों की बात की है, हिंदी वालों के लिए 7 प्रकार के करों की यहां पे बात कौटिल्य ने की है। जहां भी टैक्स आ जाएगा तो रेवेन्यू की बात हम कर रहे हैं, राजस्व की बात कर रहे हैं। अब वो कौन कौन सा है देखिए, 7 प्रकार के जो कर हैं देखिए, राष्ट्र, हिंदी में लिख रहे हैं, अंग्रेजी में राष्ट्र ही लिखेंगे, ठीक है ना, राष्ट्र। ये जो टैक्स है ये टैक्स फ्रॉम द रूरल एरियाज, यानी ग्रामीण क्षेत्रों से जो टैक्स मिल रहा है उसको कलेक्टिवली इसको राष्ट्र कहा जाता था, और कई बार इसको जनपद से वसूला गया टैक्स भी कहा जाता है, जनपद से लिया गया कर। ये टैक्स फ्रॉम द रूरल एरियाज, या इसको आप जनपद से लिया गया कर भी कह सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से लिया गया कर, ठीक है, या एरियाज, ठीक है, या जनपद से लिया, दोनों चीजें होंगी, जनपद से लिया गया कर, ठीक है ना, टैक्स फ्रॉम द रूरल एरियाज। और आप इसको जनपद भी कर सकते हैं, टैक्स फ्रॉम द रूरल एरियाज, ठीक है, पहला। दूसरा देखिए, राष्ट्र के बाद आपको दुर्ग, ठीक है, नगर से प्राप्त कर, यानी नगर का मतलब सिटी, टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम द सिटी, ठीक है, सिटी एरियाज, दुर्ग। दुर्ग के बाद आपको बहुत सारी चीजें से आपको मिल जाएगा, खनी, हाँ खनी, वनी, ये सब है, खनी। देखिए खनी, खनी का मतलब माइनिंग, यानी खानों से, खनन से, ठीक है ना, खनन से प्राप्त, ये सारे टैक्स हैं। इस तरफ टैक्स के नाम है, ठीक है। ये आपको माइनिंग यानी कि खानों से या खनन से जो टैक्स मिलेगा। वनी, वनी जो है जंगलों से, यानी फॉरेस्ट कहें या वन कहें, जंगल कहें, ठीक है, जंगलों से जो टैक्स आएगा उसको कहा जाता है वन। ये 7 प्रकार के टैक्सेस हैं। उसके अलावा है आपको वज्र है, ठीक है, वज्र है, ये आपको वज्र, ये आपको पशुओं से भी मिलता था, पशुओं से रिलेटेड कुछ टैक्स था, हाँ, ये टैक्स रिलेटेड टू कहते हैं एनिमल्स, ठीक है। उसके अलावा वज्र के बाद आपको हो जाएगा वज्र, और उसके बाद सेतु, सेतु हो जाएगा आपको, इसके लिए सेतु हो जाएगा, सेतु 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 हो जाएगा आपको फ्रूट एंड वेजिटेबल से, ठीक है ना, सब्जी, ये बीज मत समझिएगा, सब्जी, फल, इन चीजों से आपको जो टैक्स आएगा, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ठीक है, सेतु। और सेतु के बाद आपको मिलेगा वणिक, वणिक, मैं जानबूझ के ये हिंदी में यहां लिख रहा हूं, एकदम एग्जैक्टली यही 7 कर बताया है कौटिल्य ने। वणिक यानी वणिक आपको स्थल और जल मार्ग से, लैंड एंड वाटर रूट्स, हाँ, लैंड और वाटरवेज,
वाटर मतलब आपको स्थल और जल मार्ग से जो टैक्स वसूला जाएगा, मान लीजिए जहाज चलते हैं, हाँ आपको पता है कि जैसे देख लीजिए इस तरफ आपको अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, पूरा अगर मौर्यन साम्राज्य खाली इस क्षेत्र को छोड़ दिया जाए नीचे वाले को, तो ये समुद्र से व्यापार ऊपर तो होता ही होगा ना उस समय, तो वहां पे भी जहाज चलते होंगे, तमाम तरह के व्यापार होते होंगे, तो कुछ टैक्सेस लगते होंगे, ठीक है। तो लैंड रूट या वाटर रूट यूज करने के लिए तो उसको वणिक कहा गया, ठीक है। तो ये 7 तरह के टैक्स 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पूछ दे कभी आपसे, अगर आपसे पूछा जाए कि कौटिल्य ने किन 7 प्रकार के टैक्सेस की या करों की बात की है, तो एक टैक्स हो जाएगा राष्ट्र, हाँ पहले आप ले लें एक बार स्क्रीनशॉट, ठीक है। एक हो जाएगा राष्ट्र, राष्ट्र कहा जाता है टैक्स फ्रॉम द रूरल एरियाज, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों से जो टैक्स वसूला जाएगा, और जनपद से भी जो टैक्स वसूला जाएगा, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों से और जनपद से, ठीक है, जनपद लिख लीजिएगा, तो ये राष्ट्र कहा जाएगा। दुर्ग जो है ये शहरों से, नगर से जो टैक्स वसूला जाएगा। खनी सीधे खनन से, आपका खनी माइनिंग यानी खनन से जो टैक्स लिया जाएगा, खनन से रिलेटेड जो टैक्स होगा। वनी फॉरेस्ट से कुछ टैक्स आएगा इनको, हाँ। वज्र रिलेटेड टू एनिमल्स, पशुओं से रिलेटेड कुछ टैक्स आएगा, उसको कहा जाएगा वज्र। सेतु सब्जी और फलों पर, यानी कि वेजिटेबल एंड फ्रूट्स पे, हाँ आप लिख लीजिएगा। वणिक लैंड और वाटरवेज, यानी लैंड रूट को इस्तेमाल करता है, कोई वाटर रूट इस्तेमाल करता है, उसके लिए जो टैक्स लग रहा है वो वणिक कहा जा रहा है, ठीक है। तो इस 7 प्रकार के टैक्सेस की चर्चा किसने की है? सेतु और ये वणिक, 7 प्रकार के टैक्सेस की चर्चा की है कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में। ये इंपॉर्टेंट है, आप ये आ सकता है मिलाने के लिए, सुमेलित करने के लिए भी आ सकता है, और ऐसे भी दे सकता है आपको ऑप्शन बना के सवाल में कि भाई कौन सा टैक्स है, 4 ऑप्शन दे देगा, राष्ट्र, दुर्ग, खनी, वनी, पूछेगा कौन सा टैक्स है जो रूरल एरिया से दिया जाता था, या सेतु दे देगा, कहेगा कौन सा जो 4 कोई दे देगा, हाँ 1 2 3 4 कुछ भी दे देगा, सेतु उसमें दे देगा, पूछेगा सेतु जो है वो ये जो टैक्स था ये किस तरह का, इससे किस तरह का टैक्स लिया जाता था, तो आ जाएगा सब्जी से रिलेटेड, फ्रूट से रिलेटेड, हाँ रूरल एरिया से रिलेटेड, माइनिंग से रिलेटेड। तो ये आपको ऑप्शन चुनना पड़ेगा, और कई बार सुमेलित करने के लिए, मैच करने के लिए दे देगा, इधर आपको करों के नाम यानी रेवेन्यूज के नाम, टैक्सेस के नाम, और इधर जहां से वो टैक्स वसूले जा रहे हैं, क्षेत्र से, किस क्षेत्र से टैक्स वसूले जा रहे हैं, किस क्षेत्र से टैक्स आ रहा है। तो ये कौटिल्य से रिलेटेड ये जो बात है ये आप याद रखिए कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 7 प्रकार के इन टैक्सेस की बात की है। तो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का ये महत्वपूर्ण पार्ट है, इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे और कुछ और बात करेंगे। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द लैंड रेवेन्यू, ठीक है। अब लैंड रेवेन्यू को देखिए, मौर्य डायनेस्टी में लैंड रेवेन्यू की बात हम कर रहे हैं। लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू यानी कि भू राजस्व, भू राजस्व की बात कर रहे हैं। अब भू राजस्व की बात अगर हम कर रहे हैं तो देखिए यहां पर पहली बात, एक तो भूमि थी राजकीय भूमि, ठीक है। हिंदी में अगर मैं लिखूं तो राज्य की भूमि या राजकीय भूमि, राजकीय भूमि जिसे आप अंग्रेजी में कहेंगे स्टेट लैंड, यानी गवर्नमेंट लैंड। स्टेट लैंड का मतलब गवर्नमेंट लैंड, ठीक है ना, गवर्नमेंट की भूमि है, ठीक है। इस भूमि को कहा जाता था सीता भूमि या सीता, ठीक है, सीता। और इसको देखने वाले जो अध्यक्ष होते थे ना, सुपरिटेंडेंट, 27 सुपरिटेंडेंट में से एक सीताध्यक्ष भी होते थे, मैंने बताया था। ये किसके देखरेख में होगा? सीताध्यक्ष, सीताध्यक्ष। और इससे जो इस लैंड से जो कर वसूला जाएगा, इस कर को कहा जाएगा टैक्स, जो होगा रेवेन्यू, जो होगा लैंड रेवेन्यू, इसको कहा जाएगा सीता टैक्स या सीता कर, ठीक है।
सीता कर कहा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, राजकीय भूमि है, ठीक है। राजकीय भूमि में क्या है, इसी को स्टेट लैंड कहते हैं। सीता राजकीय भूमि को कहा जाता था। हाँ, सीताध्यक्ष इसका अध्यक्ष होगा। वन ऑफ द सुपरिटेंडेंट, हमने ब्यूरोक्रेसी पढ़ा था, अध्यक्षों को पढ़ा था, 27 सुपरिटेंडेंट्स को पढ़ा था, उसमें एक सीताध्यक्ष भी था। ये सरकारी भूमि का हेड होगा, अध्यक्ष होगा, और इस भूमि से जो टैक्स आएगा उसे सीता कर कहा जाएगा, ठीक है। अब कौटिल्य ने इसके बारे में भी कुछ कहा है, इसके बारे में भी कहा है। क्या कहा है कि देखिए, कौटिल्य ने कहा है कि इस बारे में क्या कहा है यहां पर, इनके बारे में कि कहता है कि यदि किसान अपना हल लाएगा, अपना बैल लाएगा, अपने बीज लाएगा, ठीक है, ये जो किसान है, ठीक है, किसान यानी फार्मर कहिए, पीजेंट कहिए, जो भी कहिए, ये जो किसान है, ठीक है ना, किसान अगर अपना हल लाता है, हाँ, जिसमें जो टूल्स है, एग्रीकल्चर के टूल्स हैं, हल भी एक आपको टूल ही है, ठीक है, और उसके अलावा बीज, सीड्स लाता है, हल है, बीज है, और क्या लाएगा, बैल लाएगा, खेत जोतने के लिए बैल चाहिए, हाँ, ऑक्सेन, बैल, इसको आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, इंग्लिश वाले कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आप इसको, आपको ये कह दीजिएगा कि प्लाउशेयर भी इसको कहा जाता है, हल, बीज, बैल, ठीक है ना। हाँ, या आप कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं इसको, आप कह सकते हैं हल, बीज, प्लाउशेयर, सीड्स एंड बैल। इन तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी। यदि किसान ये अपना लाता है, ठीक है ना, अगर ये किसान अपना लाता है, खुद ये राज्य प्रोवाइड नहीं, बहुत जगह पे राज्य प्रोवाइड करती थी, हाँ, राज्य प्रोवाइड कर रही है, तो अगर किसान अपना लाता है, इस स्थिति में जो रेवेन्यू होगा, ठीक है, इस स्थिति में 50% रेवेन्यू, ठीक है, 50% मिलेगा किसको, स्टेट को, यानी कि राज्य को, सरकार को मिल जाएगा, और 50% जो है ये फार्मर को ही, यानी किसान को मिलेगा। यानी गवर्नमेंट के पास 50% चला जाएगा, ठीक है, और वैसे ये रहेगा इतना, ठीक है। अब एक तो राजकीय भूमि है, दूसरी तरह की भी एक भूमि है, ठीक है, दूसरी तरह की भी एक भूमि है। तो उस भूमि के बारे में ये किसने कहा है, ये कौटिल्य का कहना है, ये कौटिल्य ने कहा है, देख लीजिएगा, कौटिल्य ने कहा है। पहली बात। दूसरी बात देखिए, एक अन्य प्रकार की भूमि है, हाँ, वो भूमि क्या है, देखिए, स्ववी, योर पजीवी, ठीक है ना, ये प्राइवेट लैंड है, ठीक है। यहां पर एक और चीज है, ठीक है, यहां पर एक और चीज है, मेगास्थनीज ने लिखा है, ठीक है, और कुछ चीजें इस टैक्स के बारे में मेगास्थनीज ने कहा है, पहले समझ लीजिए इसको। अब मेगास्थनीज के हिसाब से, मेगास्थनीज ही नहीं है, यहां पर राजकीय लैंड से जो टैक्स की बात हो रही है, ये सीताकर की जो बात हो रही है, सीताकर आपको राजकीय लैंड से आएगा, ठीक है। तो मेगास्थनीज और कुछ आप देख लीजिए, ये टैक्स जो है, अब मेगास्थनीज देख लीजिए, मेगास्थनीज कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, हाँ, सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजा गया एम्बेसडर, 304 बीसी से लेकर 299 बीसी तक ये रहा था चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, दरबार में 5 सालों तक। मेगास्थनीज, तो मेगास्थनीज ने कहा है 1/4, ठीक है, 1/4 टैक्स, यानी 25% की बात करिए, स्टेट को 25% मिल जाएगा, यानी किसानों को। मेगास्थनीज ही नहीं, देखिए कुछ और लोग थे मेगास्थनीज के साथ साथ, उनको भी लिख लीजिए। मेगास्थनीज का आता है मेलिना, कुछ और यूनानी राइटर्स हैं, ठीक है, ग्रीक राइटर्स भी हैं, ग्रीक राइटर्स हैं, जैसे स्ट्रेबो हो गया, ठीक है, और आपको एलियन होगा, इन लोगों ने भी दिया है। तो मेगास्थनीज के साथ साथ, तो दोनों की बातें, चाहे आप मेगास्थनीज का
भी कहीं कोट कर सकते हैं। तो मेगास्थनीज और कुछ ग्रीक राइटर्स के अनुसार देखिए ये बड़ी बात है, ये 1/4 होगा टैक्स था गवर्नमेंट लैंड पे, यानी 25% रेवेन्यू आता था सरकार को। हाँ, ये सरकार को जा रहा है, यहाँ 50% सरकार को जा रहा है, या 50% तो किसान के पास रह जाए, लेकिन यहाँ 25% देना पड़ रहा है किसान को अगर वो राजकीय भूमि पे किसी खेती करते हैं, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करते हैं। तो ये जो है ये मेगास्थनीज के अनुसार है, ये कौटिल्य के अनुसार है। ठीक है, अब देखिए स्ववियोपजीवी, ठीक है, तो ये क्या है भाई, ये भी एक लैंड है, ठीक है, भूमि है, ये प्राइवेट लैंड है, निजी लैंड, प्राइवेट, ठीक है ना, ये प्राइवेट लैंड है। एक तरह से देखा जाए दो तरह की भूमि थी, प्राइवेट लैंड, निजी भूमि आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, निजी भूमि कह सकते हैं। इसमें जो लैंडलॉर्ड है या जो किसान है, स्वामी का नाम क्या है या लॉर्ड का नाम क्या है, इसमें जो लैंडलॉर्ड है, इसके जो लैंडलॉर्ड हैं देखिएगा, इसके जो लैंडलॉर्ड या इसको कहें स्वामी या किसान, जो भी कहें, लैंडलॉर्ड कहें, स्वामी कहें, किसान कहें, ठीक है, स्वामी जो जमीन का मालिक है, ठीक है, स्वामी, ये इनको कहा जाता था। देखिए दो तीन नाम इनको मिलेंगे, इनके मिलेंगे, ठीक है ना। इनके स्वामी का नाम क्या मिलेगा प्राइवेट लैंड के, एक तो मिलेगा उपवास, उसके अलावा आपको मिल सकता है क्षेत्रक, ठीक है, क्षेत्रक, और उसके अलावा आपको क्या मिलेगा, उसके अलावा आपको मिल सकता है स्वकाम्य, ठीक है, बिल्कुल अंग्रेजी में भी ऐसे ही लिखेंगे, उपवास, क्षेत्रक और स्वकाम्य। किसके बारे में ये है, किसके नाम है, तो ये लैंड लॉर्ड कुछ होते हैं जिनके पास प्राइवेट लैंड है, एक तो सरकारी भूमि है, एक प्राइवेट लैंड है। प्राइवेट लैंड को स्ववियोपजीवी भूमि कहते हैं, ठीक है। और यहां पे जो टैक्स आ रहा है, यहां पे जो टैक्स आ रहा है, रेवेन्यू आ रहा है, यहां पे जो टैक्स आ रहा है, ये 1/6 आता है, ठीक है। यहां पे 1/6 की चर्चा की जा रही है, बट समटाइम्स, लेकिन कभी कभी, हाँ, आपको समटाइम्स, कभी कभी ये 1/4 भी होता है, ठीक है ना। इसको 1/6 को आप कह सकते हैं 1/16 पार्ट, और इसको 1/4 को आप 25% कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर, ठीक है, इसको समझना जरूरी है। लैंड रिवेन्यू के बारे में कौटिल्य ने भी कहा है, मेगास्थनीज ने कहा है, और कुछ प्राइवेट लैंड के बारे में हमें जानकारी है। ये सरकारी भूमि के बारे में है, ये प्राइवेट भूमि के बारे में है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। चलिए देखिए लैंड रेवेन्यू के बारे में, लैंड रेवेन्यू के बारे में अब से अगर पूछा जाए तो देखिए दो तरह की लैंड थी। पहले तो लैंड का कैटेगराइजेशन कीजिए, मेनली दो तरह की, ऐसे तो कई तरह के लैंड होते थे, ठीक है। एक तो राजकीय भूमि थी, यानी स्टेट लैंड, इसको आप गवर्नमेंट लैंड भी कह दीजिए, गवर्नमेंट लैंड, गवर्नमेंट की लैंड है उस समय। इस राजकीय भूमि को इंपॉर्टेंट सीता कहा जाता था। इसका जो देख रेख, इसका जो हेड मुखिया, हमने सुपरिटेंडेंट की बात की थी, 27 सुपरिटेंडेंट में से एक था सीता अध्यक्ष, जो कि इसका हेड होता था गवर्नमेंट लैंड का, ठीक है। इस सीता भूमि से जो टैक्स आएगा उसे कहा जाएगा सीता कर। देखिए सब सवाल बनेंगे यहां से, ठीक है, ठीक है। तो एक तो पहले तो इस राजकीय भूमि के बारे में मेगास्थनीज और कुछ यूनानी राइटर हैं, जैसे स्ट्रेबो है, एरियन है, ठीक है, उन्होंने कहा कि सीता भूमि से, यानी राजकीय भूमि से, यानी सरकार की भूमि से, ठीक है, यानी स्टेट लैंड से सरकार को कितना मिलता था 25%, यानी 1/4, ठीक है। कौटिल्य ने क्या कहा, वहां तो मेगास्थनीज ने कहा, कौटिल्य ने भी कुछ कहा। कौटिल्य ने क्या कहा, कहा कि अगर किसान अपना हल ले आए, अपना बीज ले आए और अपने बैल ले आए, तीनों चीजों की जरूरत पड़ेगी खेत जोतने के लिए, यानी कि इसका मतलब सीधा सा है कि कुछ फैसिलिटीज स्टेट भी प्रोवाइड करती थी,
सरकार भी प्रोवाइड करती थी, यानी कि सरकार की जमीन हो गई, लेकिन जो वहां खेती कर रहा है, ठीक है, अगर वो अपना हल नहीं ला सकता है, या अपना बीज नहीं ला सकता है, या अपना बैल नहीं ला सकता, या तीनों नहीं ला सकता, तो सरकार उसको प्रोवाइड करेगी, ठीक है। अगर किसान अपना लाएगा तो क्या होगा, कौटिल्य ने कहा है कि 50% स्टेट को जाएगा और 50% आपको किसान के पास रह जाएगा, ठीक है ना। तो 50% किसान के पास जाएगा और 50%, ठीक है, वरना हो सकता है तो ज्यादा देना पड़ता होगा, ठीक है। अपना लाएगा तो 50%, यानी कि 1/2 यहां पर इस स्थिति में, ठीक है ना। अब देखिए, ये हमने देख लिया 1/4 मेगास्थनीज का कहना है। उसी तरह से एक और प्रकार की भूमि है स्ववियोपजीवी भूमि, यानी कि इसी को कहते हैं प्राइवेट लैंड, निजी जमीन। इसका जो स्वामी होगा, लैंडलॉर्ड होगा, हाँ, इनको किसान भी कहा जाता था, किसान की अपनी भूमि हो जाएगी, हाँ, जिसपे वो खेती करेगा या करवाएगा। इनका नाम होता था उपवास, इनको कहा गया कई जगह पे क्षेत्रक, इनको कई जगह पे कहा गया स्वकाम। ये आ जाए कि किसके लिए इस्तेमाल किया गया, तो लैंडलॉर्ड्स के लिए इस्तेमाल किया गया, ठीक है। अब यहां पे टैक्स की जो बात है, ये टैक्स यहां पे 1/6 टैक्स की बात की गई है, यानी 1/16वें भाग की बात की गई है। कभी कभी कहा गया यहां पर 1/4 जो है वो टैक्स लिया जाता था, कभी कभी, हाँ, हो सकता है ऐसा कहा गया कि शायद कभी कभी 1/4 भी लिया जाता होगा, ये कहा गया है। तो ये अंदाजा पे कहा गया, कुछ प्रूफ मिले होंगे इस तरह के, लेकिन सामान्यतः, ये सामान्यतः लिखिए, ये जो है जनरली सामान्यतः, ये जो 1/6 है ना, ये जो 1/6 ये सामान्यतः लिया जाएगा इतना, लेकिन कभी कभी आपको 1/4 भी लगता था। तो इस तरह से हमने यहां पर लैंड रेवेन्यू के बारे में जानकारी हासिल कर ली, ठीक है। अब आगे हम कुछ महत्वपूर्ण टैक्सेस को देखेंगे, और यहां मैं लिखने से अच्छा है कि मैं एक लिस्ट बना देता हूं और आपको बता दूंगा लिखा हुआ, ठीक है। पहले मैं लिख लेता हूं बोर्ड पे और उसके अनुसार हम लोग देख लेंगे, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण टैक्स हैं, उनको जानना जरूरी है आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं बना देता हूं, ठीक है। तो ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो अब फाइनली हमें कुछ इंपॉर्टेंट टैक्सेस को देख लेना है इस वीडियो में। इसके पहले मैं एक चीज और बता दूं कि अभी जो हम सीता लैंड की बात कर रहे थे कि वहां पर जो किसान होगा, अगर अपना बैल और बीज और अपना हल लेके आता है, तो 50% यानी 50% जो हिस्सा है वो किसान का हो जाएगा, और 50% जो है रेवेन्यू वो स्टेट को चला जाएगा, गवर्नमेंट को चला जाएगा, क्योंकि सरकारी सीता लैंड जो है वो सरकारी भूमि है, ठीक है। लेकिन अगर आपके मन में कहीं सवाल ये आ रहा होगा कि अगर किसान अपनी तरफ से ये बैल, हल और बीज नहीं लाता, तो फिर तो ऑब्वियस है कि अगर अपना हल, बीज और वो नहीं ला रहा है, तो इसका मतलब है कि किसान वहां दास के रूप में काम कर रहा है, या अन्य दासों को लगाया जा रहा है, तो उसको जो भी वहां पे काम कर रहा है सरकारी भूमि पे, सीता भूमि पे, उसको एक वेतन देके उसको फ्री कर दिया जाता है, सर्विस के बदले वेतन दे दिया जाता है, ठीक है। तो वो 100% उस समय चला जाएगा किसको, सरकार को, यानी गवर्नमेंट को, ठीक है, स्टेट को चला जाएगा। तो अब देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट टैक्सेस को कुछ देख लेते हैं, ठीक है। देखिए अब यहां पर मैंने लिस्टिंग कर दी है, यहां पर संपूर्ण गांव से, यानी पूरे गांव से अगर कोई टैक्स आता है, एक गांव हो गया और वो उस पूरे गांव से अगर कोई टैक्स आ रहा है तो उसको पिंड का कहा जाता था। पिंड यानी कि गांव से, विलेजेस से, ठीक है, अलग अलग नहीं, एक साथ कलेक्टिवली टैक्स आ रहा है, तो वो अगर गांव से कोई भी संपूर्ण टैक्स, संपूर्ण गांव से जो टैक्स वसूली हो रही है, मान लीजिए एक गांव है, ये गांव है, यहां से जितने तरह के कर वसूले गए, वो संपूर्ण गांव से जो भी टैक्स वसूले गए वो पिंड कहा जाएगा, ठीक है। एक अलग नाम दे दिया गया कि संपूर्ण गांव से, यानी पूरे गांव से जितना टैक्स वसूला जाएगा वो जो होगा वो पिंड होगा। उसके अलावा प्रणय टैक्स लगता था। देखिए सारे एक तरफ टैक्सेस के नाम है और किससे संबंधित है, ठीक है। आप चाहे तो पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। चलिए, प्रणय संकटकालीन, मान लीजिए कोई इमरजेंसी आ गई, उस समय जनता से टैक्स लिया जाएगा, ठीक है। अब जैसे कैसे अभी कोरोना आ गया, ठीक है, उस समय कोई टैक्स लिया गया,
तो एक इमरजेंसी वाली सिचुएशन आ गई, बाढ़ आ गया, इमरजेंसी वाली सिचुएशन आ गई, तो संकटकालीन कुछ संकट आ गया अचानक, तो प्रणय कर लिया जाता था। ठीक है, तो एक ये हो गया, ये आपको याद रखना है। हिरण्य संभवतः किसानों से लिया जाता था नगद के रूप में, मतलब कैश लिया जाता था हिरण्य। ठीक है, तो ये आपको रखना है हिरण्य के बारे में, हिरण्य। ठीक है, उसके बाद विष्टि क्या था, देखिए शब्द को समझिएगा, विष्टि एकदम अंग्रेजी में भी यही लिखा जाएगा। ठीक है ना, विष्टि, विष्टि मतलब बेगार, कोई काम कर रहा है विदाउट एनी सैलरी। कई बार लोग अपने आप को अपना सर्विस दे देते फ्री में, बेगार, उनको विष्टि कहा जाता था। राज्य लेती थी काम उनसे और पैसा भी नहीं देती थी, उस स्थिति में उसे विष्टि कहा जाता था। हाँ, बेगार काम, बेगार का मतलब कोई मेहनताना नहीं मिलता। विविता, चारागाह से यानी पास्चर से, चारागाह जहां जानवर चढ़ते हैं, हाँ, जानवर घास खाएंगे, हाँ, तो उस जगह को कहा जाता था चारागाह। अभी भी कहा जाता है भाई, पास्चर, पास्चर लैंड होता था, तो वहां से जो है जो टैक्स लिया जाता था विविता। ठीक है, एक अंतर आएगा, ये विविता तो जनरल हो गया, लेकिन जब राजकीय चारागाह भी होता था, स्टेट का चारागाह भी होता था, वहां से जब लिया जाएगा तो परहीनक कहा जाएगा उसको। ठीक है, अभी हम फिर से आ जाएंगे यहाँ पर। तो विविता एक तो जनरल चारागाह जो हो गया, तो विविता हो गया। यहां से तरदे, नदी पार करने के लिए कुछ पैसे लिए जाते थे, टैक्स लिए जाते थे, हाँ, तो उसको तरदे कहा जाता है। हाँ, मान लीजिए हम नाव से नदी पार कर रहे हैं, हाँ, किसी व्यापार के सिलसिले में, वैसे भी कहीं जा ही रहे, तो नदी जिस रूट पे सरकार का अधिकार है, जिस पूरे साम्राज्य पे जहां जहां नदी होगी या समुद्र होगा वहां अधिकार होगा, तो उस रास्ते को वाटर वाले जल मार्ग को अगर पार कर रहा है, खासकर नदी को, स्पेशली नदी को, जल मार्ग के लिए है यहाँ पर, आगे कहीं मिलेगा जल मार्ग के लिए, मैंने पहले बताया जल मार्ग के लिए, हाँ पहले बताया। तो वहां पे यहाँ स्पेशली नदी के लिए, अगर नदी कोई पार कर रहा है तो तरदे टैक्स लगता था। वर्तनी रोड टैक्स था, सड़क। चोर रज्जू, चोर रज्जू याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। चोर रज्जू चौकीदारी और पुलिस, जैसे राज्य अगर सिक्योरिटी दे रही है या राज्य प्रोवाइड कर रही है चौकीदारी, हाँ, वॉचमैनशिप, ठीक है ना, या पुलिस सर्विस दे रही है, अभी भी है ना कि पुलिस सर्विस हमको मिलती है, लेकिन उसका इनडायरेक्ट टैक्सेस जाता है, ठीक है ना, तो उस समय जो टैक्स लगता था इन सब सर्विस के बदले, तो चोर रज्जू कहा जाता था। उसके अलावा सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए, सिंचाई यानी कि इरिगेशन के लिए उद्रंग, हाँ, या उदक भाग, उद्रंग या उदक भाग कहा जाता था, ये सिंचाई टैक्स था। एक चीज मैं बता दूं कि अगर राज्य सिंचाई की व्यवस्था करती थी तो उसमें भी वो कुछ पैसे लेती थी एडिशनल, वो एक अलग टैक्स था, ठीक है ना। राज्य अगर सिंचाई की व्यवस्था कर दी, राज्य की तरफ से पॉन्ड बनाया गया, जलाशय बनाया गया, ठीक है, और वहां से सिंचाई ले रहा है, अगर बारिश से हो रहा है या खुद अपना अरेंजमेंट कर रहा है किसान अपने लैंड में, तो अलग बात है, ठीक है, तब तो कोई बात ही नहीं, जो एक फिक्सेशन होगा कितना आपको दे देना है, अलग बात है। लेकिन अगर राज्य सिंचाई की व्यवस्था दे रही है, हाँ, इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल करा रही है, तो उस समय क्या होता था, कुछ एडिशनल चार्जेस लगता था उसके लिए। यहाँ पर उद्रंग या उदक भाग कहा जाता था सिंचाई के लिए, इरिगेशन टैक्स कहा जाता था, हाँ, इरिगेशन टैक्स यानी सिंचाई कर, उद्रंग या उदक भाग, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद रज्जू, अब चोर रज्जू अलग है, रज्जू अलग है, ये भूमि माप के लिए, मेजरमेंट ऑफ लैंड के लिए था, ठीक है, रज्जू। पर ही ना, अब देखिए यही मैं कह रहा था, राजकीय चारागाह, और यहां पर विविधता भी है, कहां पे था, विविधता, ये भी चारागाह है, लेकिन एक होता है कि एक स्टेट के अंदर होता है, एक होता है कि वैसे चारागाह होता है, ठीक है ना, तो वैसे चारागाह पे भी कुछ लगाती होगी स्टेट, लेकिन पर्टिकुलरली एक होता होगा स्टेट के अंदर, हाँ, पूरी तरह से राज्य का कंट्रोल है उस पर, ठीक है, तो वैसे चारागाह, राजकीय चारागाह होते थे, तो वहां से जो वहां के लिए परहीनक नाम का टैक्स लिया जाता था। उत्संग, देखिए उत्संग, प्रजा द्वारा राजा को भेंट, जैसे आप देखेंगे बलि कभी था वैदिक पीरियड में, आपको खासकर आपको पूर्व वैदिक काल में बलि दिया जाता था। बलि का मतलब स्वेच्छा से जो राजा है उसको लोग उपहार दे देते थे। कोई उस समय टैक्सेशन का कोई प्रावधान नहीं था, कोई फिक्स नहीं होता था कि इतना टैक्स देना है, हाँ, रेगुलेशन नहीं था टैक्स का, हाँ, पूर्व वैदिक काल में, तो आप देखेंगे वहां पर लोग स्वेच्छा से दे देते थे, जिसको बलि कहा जाता था। लेकिन देखिए अब यहां भी बलि है, अब यहां बलि जो है ये धार्मिक कर है, धार्मिक कर है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा कि आप रोमन देई
या उसको हम कहते हैं लुम्बिनी, पिलर स्तंभ था, पिलर एडिक्ट है, ठीक है। रुमनदेई या लुम्बिनी दोनों नाम एक ही है। जब जो बुद्ध का जन्म स्थान है लुम्बिनी, उसको रुमनदेई भी कहा जाता है। तो रुमनदेई या लुम्बिनी में जो स्तंभ लेख हैं अशोक के, वहां पे एक जानकारी मिलती है कि अशोक वहां जाता है और जाने के बाद वो भाग एक तरह का टैक्स होता था, ठीक है। भाग जो कि आपको भाग जो टैक्स है उसको वो कर देता है क्या, भाग को 1/6 से घटा के 1/8 कर देता है। इस तरह की जानकारी मिलती है, मैंने बताया भी आपको, लिखवाया। और वहां पे बलि है, बलि को खत्म कर देता है अशोक, ठीक है, जानकारी रखिएगा, बलि को खत्म कर देता है, ठीक है। वो बलि उस समय क्या था, वो बलि धार्मिक कर था वहां पे, ठीक है। तो बलि धार्मिक कर के रूप में आपको मौर्यन साम्राज्य में, मौर्यन एम्पायर में देखने के लिए मिल रहा है। कॉस्ठे, हाँ, सरकारी जलाशय से, ठीक है। एक तो सिंचाई का एक अलग हो गया, सरकारी जलाशय से जनरल कुछ होगा। ये देखिए उद्रंग, बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, बहुत डिटेल जिसको कि बताया जाए। उद्रंग और उदक भाग भी कहा जाता था कि सिंचाई के लिए कोई टैक्स था, हाँ। और अगर सरकारी जलाशय का कोई इस्तेमाल करता था, अब ये इरिगेशन ये भी हो सकता है कि सरकारी जलाशय ना होकर कोई और प्रोविजन जो है वो गवर्नमेंट अवेलेबल कराती होगी, तो उसको उद्रंग और उदक भाग कहा जाता होगा। लेकिन स्पेशली अगर पॉन्ड या सरकारी जलाशय, स्पेशली अगर पॉन्ड है तो कॉस्ठे उसके लिए, ठीक है, कहा जाता था। तो हो सकता है ये पॉन्ड केवल सिंचाई के लिए ही नहीं और चीजों के लिए भी इस्तेमाल होता हो, ठीक है। तो इस पॉन्ड के लिए जो टैक्स दिया जाता था, पॉन्ड का जो लोग इस्तेमाल करेंगे वो कॉस्ठे नाम का टैक्स देंगे यहाँ पर, ठीक है। मूशिका, उस समय भी प्लेग हो जाता था, जब प्लेग हो गया किसी को, तो प्लेग जब हो गया तो प्लेग के समय एक टैक्स लिया जाता था, उसको मूशिका कहा जाता था। अगर प्लेग हो गया तो टैक्स लिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेग के समय मूशिका नाम का टैक्स लिया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी मैं बता चुका हूं। सेना भक्त, यहां लिखा नहीं है, मैंने समझा रहा हूं। देखिए आर्मी जो है या सेना जो है किसी गांव से गुजर रही है, तो उस समय क्या होता था, पूरे गांव की यह जिम्मेदारी होती है कि इस आर्मी के रहने का, खाने का, ठीक है, सारा अरेंजमेंट जो है वो गांव करता था। उसका खर्च जो है, उसका जो एक्सपेंडिचर है वो पर्टिकुलर विलेज या गांव करेगा जिस विलेज से आर्मी गुजर रही है, तो उसको कहते थे सेना भक्त। ध्यान रखिएगा, सेना भक्त पूछ देगा कहीं, हाँ, तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, निष्क्रम में ये निर्यात यानी एक्सपोर्ट टैक्स था, हाँ, निष्क्रम निर्यात यानी एक्सपोर्ट टैक्स था, निर्धारित नहीं था ये, अब क्या था क्या नहीं कुछ खास जानकारी नहीं है। प्रवेश, ठीक है, इसे प्रवेश कर या प्रवेश कहा जाता था। ये आयात पे लगता था यानी इंपोर्ट पे लगता था, और ये जो ओरिजिनल सामान का कॉस्ट है उसका 1/5, 1/5 ऑफ ओरिजिनल प्राइस, ओपी लिख दिया मैंने, यानी ओरिजिनल प्राइस का 1/5, जो मूल उसका प्राइस है, मूल उसका मूल्य है, ओरिजिनल मूल्य है, वो यानी मूल का 1/5, हाँ, मूल का 1/5 यानी 20%। इसको अगर परसेंटेज में देखें तो 20%। ये प्रवेश कहा जाता था। देखिए एक तो ये प्रवेश हो गया, यही प्रवेश, यही आयात की हुई वस्तु जब मार्केट में आती है, यहाँ पर पहले तो आयात की जाती है तो वहां पे लग गया, यही आयात की गई वस्तु जब मार्केट में आएगी तो एक और कर लिया जाएगा, उसको कहा जाएगा द्वार दे, ठीक है, द्वार दे टैक्स, ठीक है, इसको द्वार दे कहा जाएगा, ठीक। अब इस द्वार, ये द्वार दे कितना होगा, ये जो प्रवेश कर है, देखिए प्रवेश या प्रवेश कर है, इसका 1/5, हाँ, यानी ओरिजिनल का क्या होगा, 1/5 तो था ही, हाँ, और इंटू 1/5, तो ये 1/25 हो गया। प्रवेश या प्रवेश कर का 1/5 क्या हो गया, प्रवेश से जो है या प्रवेश कर 1/5 है, फिर उसका 1/5, तो 125, यानी कि 4%, 4% ये लिया जाता था। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण टैक्सेस थे जो हमने देख लिया, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को हमने अच्छे से देख लिया, ठीक है। तो इसको आप देखिए और इसका नोट्स बना लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले ही लिया होगा आपने। तो देखिए नोट्स आप बनाते चलिए। और मैंने एक बात और बताई है
कि जब भी नोट्स बनाइए वो आप उसके साथ किसी भी टॉपिक का नोट्स बनाते हैं तो उसके पीछे 1-2 पेज आप थोड़ा स्पेस छोड़ के चलें, क्योंकि जब आप भी पढ़ाई करेंगे, देखिए इतिहास तो बहुत वास्ट है, और आप जब भी पढ़ाई करेंगे हाँ तो आपको कुछ नया चीज खुद भी मिल सकता है, या मैं भी कुछ बताऊंगा अगर, तो आप वहां पे नोट डाउन कर लेंगे। स्पेस रहेगा तो अच्छा रहेगा, एक ही जगह आपका इकट्ठा होता जाएगा। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, कीप स्माइलिंग।